Hello everyone, this is Imran Hussain, Faculty of Physics. Today we are going to start a very important topic, that is पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी हम लोग दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो हमारा दूसरा लॉ था वो क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि हमने हेडिंग लिखा हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डेवलप्ड ए जनरल कॉन्सेप्ट for the addition of two vectors which was at any angle theta, and now we are going to discuss the next concept, that is parallelogram law of vector addition। इसके अंदर स्टेप्स होते हैं, एटलीस्ट 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ये होता है कि हम जो हमारे पास दो गिवन्स वेक्टर होंगे जिनकी हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, हमें दो वेक्टर्स दे दिए रहे होंगे जिनकी हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है और हमें कहा जाएगा कि इनकी रिजल्टेंट बताइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में दोनों वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा ताकि दोनों की टेल क्या हो, एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर सके, राइट। और सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप ये होता है कि उन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से जिनकी हमने टेल किसी एक पॉइंट पे अरेंज की, एक हमें पैरेललोग्राम बनाना होता है। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो उन दोनों वेक्टर्स को कुछ समय के लिए पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड कंसीडर करना पड़ता है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आसपास की साइड। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प से पैरेललोग्राम पूरा करते हैं। देन आफ्टर थर्ड स्टेप जो आता है रिजल्टेंट के लिए, वो क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती है ना, पैरेललोग्राम के अंदर दो डायगोनल्स होते हैं। तो डायगोनल्स क्या करते हैं, एक डायगोनल जो उसमें से होता है पैरेललोग्राम के अंदर वो क्या देता है, रिजल्टेंट। कौन सा डायगोनल होता है, वह डायगोनल जो टेल से पास करे, दोनों वेक्टर की टेल से पास करे। और फोर्थ स्टेप, और डायगोनल के अंदर जो एरो होती है उसकी डायरेक्शन कैसे होना चाहिए, अवे फ्रॉम द टेल। तो स्टेप 1 हम लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 क्या होता है उसको देखते हैं, दैट इज स्टेप 1। arrange the given vector arrange the given vector arrange the given vectors such that tails of both vectors coincide with each other, जो हमें दो वेक्टर्स दिए होंगे उनको कुछ ऐसे अरेंज करना है ताकि दोनों की टेल किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर सके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 2। वो क्या होगा, स्टेप नंबर 2, यूजिंग दिस टू वेक्टर as the adjacent side of parallelogram to form a parallelogram। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर the resultant of these two vectors is given by the diagonal of A and step 4, direction of resultant is away from tail, राइट। मैंने स्टेप लिखे हुए हैं।
पैरेललोग्राम लॉ कैसे अप्लाई करते हैं उसका फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज द गिवन वेक्टर सच दैट टेल ऑफ द बोथ वेक्टर कोइंसाइड विद ईच अदर। हमको कुछ इस तरह से दोनों वेक्टर को अरेंज करना है ताकि दोनों की टेल क्या हो, कोइंसाइड करे किसी एक पॉइंट पे। अब जिन दो वेक्टर्स की टेल हमने कोइंसाइड कराई उन्हीं वेक्टर्स को यूज करते हुए हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। पैरेललोग्राम में क्या होनी चाहिए, चार साइड। तो दो साइड्स तो ये एडजेसेंट साइड हम इन दोनों वेक्टर्स को मान लेंगे और दो और हम ड्रॉ करेंगे इन्हीं की हेल्प से। और थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो कौन देगा, डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। और वो कौन सा डायगोनल होगा जो टेल से पास करेगा दोनों वेक्टर्स की, और उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, अवे फ्रॉम द टेल। हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं, राइट। सपोज करो हमारे पास कोई ये एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, कुछ इस तरह से, और वेक्टर क्या है, दिस इज वेक्टर बी। हमें क्या करनी है, इनकी रिजल्टेंट निकालनी है। मीन्स हम इसकी डायरेक्शन भी कैलकुलेट करेंगे और मैग्नीट्यूड। तो हमें अगर ट्रायंगल लॉ लगाना हो तो बहुत आसान है हमारे लिए। ट्रायंगल लॉ में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल, जो ऑलरेडी दे रखा है। और दूसरे स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, टेल टू टेल, हेड टू टेल, सॉरी फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे के लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करते हैं, किससे, एरो से। और एरो कैसे होता था, अवे फ्रॉम द टेल। बट यहाँ पे हमें क्या लगाना है, पैरेललोग्राम लॉ। तो फर्स्ट स्टेप दोनों की क्या करना पड़ेगा, टेल किसी एक पॉइंट पे लाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, दिस इज वेक्टर ए, ऐसे वेक्टर क्या हो गया, ऐसे ये बी, राइट। हमें दोनों की टेल किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। अब हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप में कुछ समय के लिए इन दोनों वेक्टर्स को दो एडजेसेंट साइड मानना है पैरेललोग्राम का। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है आसपास, इसके पास की साइड ये है, इसके लिए एडजेसेंट, इसके लिए ये एडजेसेंट। तो हम दो साइड और कैसे ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम फॉर्म करने के लिए, हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स की हेल्प से क्या करना है, हमें पैरेललोग्राम लॉ से इनकी रिजल्टेंट कैलकुलेट करनी है, राइट। हमें क्या करनी है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करनी है। तो ट्रायंगल लॉ लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, एक के हेड पे दूसरे का टेल। सेकंड स्टेप क्या होता था ट्रायंगल लॉ के लिए, एक की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करते थे, किससे, एरो से, और एरो की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द टेल होती थी। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम लॉ लगाना है। तो पैरेललोग्राम लॉ में हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स की फर्स्ट स्टेप जैसा कि हमने लिखा हुआ है, दोनों वेक्टर्स की टेल को किसी एक पॉइंट पे कोइंसाइड कराते हैं, वो हमने कर दिया। अब पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, चार साइड होते हैं। तो जो दो वेक्टर जिनकी टेल को हमने कोइंसाइड किया है, इनको कुछ समय के लिए हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड कंसीडर करते हैं। लेट्स, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर इन दोनों साइड्स की हेल्प से पैरेललोग्राम को पूरा करते हैं। तो कैसे, दो साइड्स और चाहिए, क्या करेंगे, इसके पैरेलल और इक्वल एक साइड यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे कुछ ऐसे, फिर इसके पैरेलल और इक्वल एक यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से कुछ। और रिजल्टेंट कौन देता था, डायगोनल। डायगोनल कौन सा डायगोनल, जो इनकी टेल से पास करे, कुछ ऐसे, दिस विल बी द रिजल्टेंट। ये कौन देता था, ये आर वेक्टर। ये कोई ए नाम का वेक्टर है, ये कोई बी नाम का वेक्टर है, और इन दोनों को ऐड करने पे एक हमें आर वेक्टर मिलता है। वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज द नेमिंग ऑफ द वेक्टर, राइट। अब ये तो हमने पैरेललोग्राम लॉ से इसको अरेंज करके डायरेक्शन वगैरह सब शो कर दिया। बट ये ए प्लस बी आता कैसे, इसको जरा हम देखते हैं। सपोज करो हमारे पास ये कोई एक वेक्टर ए है, मैं इस सेम डायग्राम को फिर से बनाता हूं। दिस इज वेक्टर बी। मैंने क्या किया, इसके पैरेलल और इक्वल इसको ड्रॉ किया, इसके पैरेलल और इक्वल इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे। मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को फिर ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है। ये आर हो जाएगा, आर वेक्टर। अब देखो हमें क्या करना है, इसको मैं एक ट्रायंगल 1 मानता हूं, राइट, इसको मैं ट्रायंगल 2 मानता हूं, इस तरह से। अब देखते क्या है, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल 1 में मैं यहाँ पे एक अपनी मर्जी से एरो लगा देता हूँ। क्यों हम एरो लगाते हैं, ताकि इस ट्रायंगल के अंदर हमें क्या करना है, ट्रायंगल लॉ लगाना है। तो ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए क्या होनी चाहिए, वेक्टर्स होनी चाहिए। ट्रायंगल की तीनों साइड क्या होनी चाहिए, वेक्टर के फॉर्म में होनी चाहिए। अब देखो इस ट्रायंगल में हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल 1 क्या लिख सकते हैं हम, ये वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का क्या है, टेल है। बी हम इसको क्यों मानेंगे,
क्योंकि ये जो लेंथ है वो इस लेंथ के बराबर है, इसके पैरेलल ये है और इसकी एरो इधर है तो इसकी भी एरो इधर की तरफ है। इस साइड को हम इसको इस वेक्टर को बी वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो ट्रायंगल 1 में क्या है, ये वेक्टर की हेड पे क्या है, बी का टेल है और एक एरो जो है एक की टेल को दूसरे के लास्ट वाले के हेड से क्या है मीट करा रहा है। और कैसे, टेल से अवे उसकी एरो है, डायरेक्शन है। तो हम यहां से हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से हम इक्वेशन 2 इन ट्रायंगल 2 में हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल 2 देखते हैं। ट्रायंगल 2 में ये क्या है, वेक्टर बी है, ये क्या है, वेक्टर ए है। देखो वेक्टर ए ये कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके पैरेलल और इक्वल ये साइड हमने लिया है और इधर की तरफ इस पे एरो हम अपनी मर्जी से एक एरो इधर लगा दे। क्यों एरो लगा दे, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल 2 में क्या लगाना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए तीनों साइड क्या होनी चाहिए, वेक्टर के फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें हम तो ये वेक्टर बी के हेड पे वेक्टर ए का टेल है, जो ट्रायंगल लॉ का फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में अगर देखें तो एक के हेड को दूसरे का टेल क्या कर रहा है, मीट करा रहा है और एरो किधर की तरफ है, अवे फ्रॉम द टेल। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं आर वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। यहाँ से हमको एक रिजल्ट मिलता है, इसको इक्वेशन 2। अब इस दोनों रिजल्टेंट को देखकर हमें एक कंक्लूजन मिलता है। वो कंक्लूजन ये मिलता है कि ट्रायंगल लॉ के अंदर या किसी भी दो वेक्टर के एंगल एडिशन में क्या होता है, रिजल्टेंट सेम होता है। या तो हम ए के हेड पे बी का टेल रखें या बी के हेड पे ए का टेल रखें, दोनों से क्या मिलता है, रिजल्टेंट हमें सेम मिलता है। और एक चीज और इसमें हमें दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से सेकंड और फर्स्ट से हमें क्या मिलता है, ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। इस तरह से हमें मिलता है। और एक कंक्लूजन हमें यहाँ पे ये दिखता है कि अगर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी ये जस्ट लाइक एज ए 3 + 4 इज इक्वल टू 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7। ये किसके बराबर है, ये आर वेक्टर के बराबर है। उसी तरह से तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर एडिशन जो लॉ होते हैं वो लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो एक हम लिख सकते हैं नोट्स, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन follow the commutative law। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, दो नंबर को अगर हम जोड़े 2 + 3 करें या 3 + 2, यानी उनके ऑर्डर चेंज करके जोड़े तभी रिजल्टेंट क्या आता है, वही। तो यहाँ पे क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसके नंबर को ऑर्डर को हमने चेंज कर दिया बी प्लस ए, तभी आर मिलेगा, जैसे 3 + 4 4 + 3। ओके, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, पैरेललोग्राम लॉ के स्टेप्स को फॉलो किया और एक वेक्टर को ऐड करके हमने देखा, यानी पैरेललोग्राम लॉ को हमने अप्लाई किया दो वेक्टर्स पे। अब हम क्या करते हैं, कुछ मैं रिजल्ट लिखता हूँ जिसे याद रखना है ताकि कैलकुलेशन क्या हो सके फास्ट। इनके ट्रिक भी है। तो पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं किसी एंगल थीटा पे और दोनों वेक्टर्स की क्या है, लेंथ इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उस वेक्टर की रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो लिखते हैं, देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स at an angle थीटा। दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और बी, एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं। अगर इफ mod of A is
रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी। लेट्स सपोज दिस इज ए वेक्टर ए एंड दिस इज ए वेक्टर बी। इनके बीच एंगल क्या है, थीटा। ये दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और बी, इनके बीच क्या है, एंगल थीटा। गिवन डेटा क्या है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ये हमें दे रखा है। तो रिजल्टेंट जो होता है हमारा जनरल कॉन्सेप्ट, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं तो उसके लिए हमने रिजल्टेंट के लिए जो जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप किया था वो कॉन्सेप्ट क्या था, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू एलिमिनेट करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ए स्क्वायर अगेन एंड 2 ट्वाइस ए एंड बी। बी की जगह मैं क्या करता हूँ, ए प्लेस करता हूँ और इसको ए स्क्वायर कॉस थीटा ऐसे लिख देता हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा रूट अंडर आर, राइट। आर इक्वल्स टू मैं क्या लिखता हूँ, इनको कॉमन निकाल लेता हूँ दोनों से। 2a स्क्वायर को हम कॉमन निकालते हैं, दैट इज 2a स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचता है, 1 प्लस कॉस थीटा, किसमें, रूट अंडर, राइट। अब एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा का, उसको मैं इधर की तरफ लिखता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यहाँ पे 2 होता है, राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे स्क्वायर का जो फॉर्मेट आता है उसमें क्या होगा, थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा। इसी तरह से हमको क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट अंडर। यहाँ से जो r की वैल्यू हमें मिलेगी वो r क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, r जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 2 2 4 यानी 2 बाहर हो जाएगा और a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा रूट से, कॉस थीटा बाई 2, ये हमें रिजल्टेंट मिलेगा। ये क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिलेगा। यानी जब भी कोई दो वेक्टर्स, राइट, जब भी कोई दो वेक्टर्स थीटा एंगल पे हो एक दूसरे से, जब भी कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो और दोनों की लेंथ क्या हो, इक्वल हो, तो उनकी जो रिजल्टेंट आती है वो क्या होती है, 2 टाइम्स यानी ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर इनटू cos थीटा बाई 2, ये आता है। ये तो हो गई हमारी मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फॉर द डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, ट्रायंगल लॉ भी है, पैरेललोग्राम लॉ भी है। हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं कैसे, सबसे पहले दोनों वेक्टर्स की टेल को फर्स्ट स्टेप एक पॉइंट पे हमें क्या करना है, कोइंसाइड कराना है, वो हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या करेंगे, ऐसे दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, कुछ इस तरह से हमें क्या करना है, पैरेललोग्राम लगाना है। सेकंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी है, दोनों की टेल मीट करे एक पॉइंट पे। सेकंड स्टेप दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। तो इसके पैरेलल और इक्वल, यहाँ पे एक साइड, इसके पैरेलल और इक्वल एक साइड यहाँ पे, और रिजल्टेंट ये दिखाता है, दैट इज आर। अब आर की जो है हमें क्या देखना है, डायरेक्शन, किससे, वेक्टर ए से और बी से हमें आर की डायरेक्शन बतानी है, किससे, वेक्टर ए और वेक्टर बी से। तो डायरेक्शन बताने का मतलब क्या होता है, एंगल को बताना है, किससे, वेक्टर ए से और वेक्टर बी से। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को क्या मानता हूँ, अल्फा, और इस एंगल को मैं मानता हूँ बीटा। अब देखो मैं लिखता हूँ, लेट अल्फा दैट इज एंगल मेड बाय आर वेक्टर विद बी वेक्टर। Similarly, let beta that is angle made by r vector with ये अल्फा ए वेक्टर के साथ होगा, ये बी वेक्टर के साथ होगा, ऐसे। अब देखो होता क्या है कि ये एंगल क्या है, बीटा है, तो ये साइड इस साइड के क्या है,
ये साइड जो है, ये साइड, इस बी साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल और इक्वल है, राइट। ये साइड क्या है, इस साइड के पैरेलल और इक्वल है। तो ये एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, क्योंकि जब दो साइड पैरेलल होते हैं कुछ इस तरह से और एक लाइन उन दोनों को इंटरसेक्ट करने की कोशिश करती है तो उनके बीच जो एंगल होता है वो इक्वल हो जाता है। तो ये बीटा इस बीटा से बराबर होगा। कौन सी प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री की, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एकांतर कोण जिसको बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल से। अब देखते क्या है कि इसके अंदर ये साइड बी है और ये साइड, इसकी लेंथ क्या है, ए है, और हमें क्या दे रखा है, ए बराबर बी दे रखा है। क्लास 10th में एक ज्योमेट्री हुआ करता था, ज्योमेट्री के अंदर एक थ्योरम हुआ करता था कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर, कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर जो दो सामने वाले साइड अगर इक्वल है तो उनके आमने सामने की एंगल क्या होती थी, इक्वल। या दो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल जो आमने सामने अगर इक्वल है तो उनकी आमने सामने की साइड भी इक्वल होती थी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हम देख सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इस तरह से होता है, ऐसे। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है यहाँ से, तो इसके सामने, इस साइड के सामने वाले एंगल क्या है, बीटा, और इस साइड के सामने वाले एंगल क्या है, अल्फा। तो हमेशा इसीलिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, क्योंकि 90 से ज्यादा एंगल किसी ट्रायंगल में जनरली नहीं बनती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पे जो होगा हमको क्या मिल रहा है रिजल्ट, इफ ए बराबर बी, अगर ए वेक्टर की लेंथ, वेक्टर ए की लेंथ ए है और वेक्टर बी की लेंथ क्या है, बी है, दोनों बराबर है, तो दिस इंप्लाइज, ये क्या हमें देता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा। बीटा जो होगा वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आता है, ये दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल थी वो क्या थी, थीटा। तो थीटा बराबर हम क्या लिखते थे, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना, ये एंगल पूरा क्या थी, थीटा। तो यहाँ से इस अल्फा को इस बीटा से रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू थीटा, यानी ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, और ये बीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि जब दो वेक्टर किसी एंगल थीटा पे हो, यानी दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा हो और दोनों की लेंथ क्या हो, इक्वल हो दोनों वेक्टर्स की, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाएगा, यानी समविभाजित करते हुए निकल जाएगा, राइट। तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये आर वेक्टर, ये क्या करेगा, इस वेक्टर ए से और वेक्टर बी से इक्वल एंगल बनाएगा, यानी थीटा को इक्वली डिवाइड करते हुए इधर की तरफ जाएगा। एक हम इसमें नोट्स लिख सकते हैं, अभी हम लिखते हैं उसको। अब सवाल ये उठता है हमारा नेक्स्ट स्टेप में, कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा कि हमने तो अभी दो वेक्टर्स लिए, दोनों के बीच एंगल थीटा था और दोनों की लेंथ क्या थी, इक्वल थी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ द लेंथ ऑफ द बोथ वेक्टर इज डिफरेंट, अगर लेंथ जो है दोनों वेक्टर्स की क्या हो, डिफरेंट हो, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा एंड डायरेक्शन क्या होगी उस केस में। तो हम देखते हैं उस केस को, ठीक है। वो क्या होगा कि अगर हम ए की लेंथ को बड़ा कर दे बी से, या बी की लेंथ को ए से बड़ा कर दे, तो फिर ज्योमेट्री हम अप्लाई करते हैं, क्या रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है उसको देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, क्या है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं एट एन एंगल थीटा। हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं किस पे, किसी एंगल थीटा पे, राइट। हमको क्या करना है, उनको ऐड करना है और उनकी रिजल्टेंट निकालनी है। इसके अंदर केस एक, इफ फर्स्ट केस, इफ मोड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मोड ऑफ बी वेक्टर, अगर ए और बी की दोनों वेक्टर्स की, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, क्या होंगे वो, कौन कौन से वेक्टर होंगे, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड बी, कुछ ऐसे अरेंज कर सकते हैं। इफ मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोड ऑफ बी, अगर ए की लेंथ, वेक्टर ए की लेंथ क्या है, वेक्टर बी से ज्यादा है, कुछ ऐसे हमें दे रखा है, ठीक। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी।
नेक्स्ट पॉइंट विल बी इफ मॉड ऑफ ए लेस देन मॉड ऑफ बी। दो केस बनते हैं, पहला केस मॉड ए इज ग्रेटर देन मॉड बी और दूसरा केस मॉड ए इज लेस देन मॉड बी। हम केस 1 लेते हैं, ठीक है, राइट। फर्स्ट दो वेक्टर के बीच हम एंगल निकालते हैं और डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं इस तरह से। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इनके बीच एंगल क्या है, थीटा है, इस तरह से। तो आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अब डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं और आर वेक्टर जो हमें लिखना होगा वो हम बाद में लिखेंगे। अब डायरेक्शन हमें कैलकुलेट करनी है किससे, पैरेललोग्राम लॉ लगा के। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, दोनों की टेल एक पॉइंट पे कुछ ऐसे। दिस इज ए वेक्टर, ये वेक्टर थोड़ा बड़ा लेंगे, फर्स्ट केस ले रहे हैं, एंड दिस इज बी वेक्टर। इन दोनों साइड को क्या करना है, कुछ समय के लिए एडजेसेंट साइड मानना है पैरेललोग्राम का और पैरेललोग्राम फॉर्म करना है। तो इसके पैरेलल और इक्वल एक साइड, इसके पैरेलल और इक्वल एक साइड, राइट, इस तरह से। और जो डायगोनल होगा टेल से पास करते हुए वो क्या देगा हमें, रिजल्टेंट आर। ये क्या होगा, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर तो इस एंगल को अल्फा एज्यूम करता हूं, मुझे क्या बताना है, इस आर की रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताना है, किससे, वेक्टर ए से और फिर वेक्टर बी से। तो रिजल्टेंट बताने का, डायरेक्शन बताने का मतलब होता है एंगल को बताना है, किससे, वेक्टर ए से और वेक्टर बी से। तो मैं इसको अल्फा मानता हूँ और इस एंगल को बीटा मान लेता हूँ। अब देखो ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल और इक्वल, इसको हम बी लिख सकते हैं, राइट। और ये जो है इसकी लेंथ ए है तो इसकी भी लेंथ हम ए लिख सकते हैं, इस तरह से। अब देखते हैं क्या है कि ये एंगल जो बीटा है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो साइड जब आपस में पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ये हमें सिनेरियो अभी दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, ये एंगल क्या है, अल्फा, ये बीटा। ये एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया था, एक थ्योरम होता था, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर 3 साइड हो तो जो साइड उसमें से बड़ा होता है उसके सामने वाले की एंगल क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस दो साइड की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, इस दो एंगल की, राइट। इसमें क्या है, ए जो है बड़ा साइड है तो उसके सामने की एंगल जो है वो बीटा होगी, राइट। वो बीटा क्या होगी, वो भी बड़ा होगी। किसके कंपैरिजन में, इस बी साइड के कंपैरिजन में। बी क्या है, छोटा है ए से, तो इसके सामने की जो एंगल अल्फा होगी वो इस एंगल से कम होगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड बड़ा है तो उसके सामने की एंगल क्या होगी, बड़ा होगी, लार्ज होगी। अगर कोई साइड स्मॉलर है तो उसके सामने की एंगल भी स्मॉलर होगी, या एंगल स्मॉलर है उसके सामने की साइड क्या होगी, वो भी स्मॉलर होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इफ, यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, साइड ए बड़ा है बी से, तो ए के सामने की एंगल क्या है, बीटा, क्या होगी, ग्रेटर देन अल्फा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज लेस देन बीटा। यहां से हमें यह समझ में आता है कि ये जो रिजल्टेंट है वो, सॉरी, अल्फा इज लेस देन बीटा। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट, ये अब जो दो वेक्टर्स के बीच एंगल थीटा थी उसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, राइट। अब क्या कर रहा है, ये या तो इधर की तरफ झुका हुआ है या तो इधर की तरफ झुका हुआ है। तो ये जो रिजल्टेंट होता है ना, उस साइड, उस वेक्टर की तरफ झुका होता है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है। तो ए क्या है, ज्यादा लेंथ है इसकी, लार्ज इसकी मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर की रिजल्टेंट जो है ए की तरफ थोड़ी झुकी हुई होगी। यानी रिजल्टेंट वेक्टर उस वेक्टर की तरफ झुका हुआ होता है जिसकी या तो लेंथ ज्यादा हो, लार्ज हो, यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, या फिर उस साइड की तरफ, उस वेक्टर की तरफ झुका हुआ होता है जिससे वो एंगल स्मॉलर बना रहा हो। तो ये तो केस 1 हो गया। केस 2 देखते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा फंडा क्या था, वो ये था कि B इज, मोड ऑफ B इज ग्रेटर देन मोड ऑफ A। B की लेंथ A से ज्यादा है, राइट। इसी को मैं फिर से बनाता हूं यहाँ पे। दिस इज A वेक्टर एंड अगेन दिस इज B वेक्टर। इस बार B की लेंथ में मुझे थोड़ी ज्यादा दिखानी है। ये एंगल क्या
क्या था अल्फा, ये एंगल क्या है बीटा। तो इस ट्रायंगल में अब देखते हैं, तो इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, ठीक है, ये लेंथ क्या है बी है, और ये लेंथ क्या है ए है, और ये भी लेंथ ए है। इस ए वेक्टर की लेंथ क्या है ए है, इसके पैरेलल और इक्वल ये साइड है, तो इसकी लेंथ बी है। अब हमको यहाँ से क्या दिख रहा है, बी इज ग्रेटर देन ए, बी जो है ए से बड़ा है। फिर वही कॉन्सेप्ट जो हमारे ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आता है, वो क्या है, थ्योरम क्या कहता है हमारा, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड बड़ा है तो उसके सामने वाली जो एंगल होगी वो भी बड़ी होगी, या कोई एंगल बड़ा है तो उसके सामने वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। सो दिस इंप्लाइज, इससे हमें क्या मालूम चलता है कि ये एंगल क्या है, बीटा है, अल्टरनेट एंगल से, तो ये साइड बी क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन बीटा होगा, यानी कि बीटा इज लेस देन अल्फा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा वो एक बार फिर से दोनों वेक्टर को के बीच के एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। किधर की तरफ झुका हुआ रहेगा रिजल्टेंट, जिस वेक्टर के तरफ, जिस वेक्टर की लेंथ ज्यादा होगी, यानी रिजल्टेंट उस वेक्टर की तरफ झुका रहेगा जिसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, या जिस वेक्टर से वो एंगल स्मॉलर एंगल फॉर्म कर रहा होगा उसके तरफ। तो ये यहाँ पे किसके तरफ झुका हुआ रहेगा, देखो यहाँ पे बीटा क्या है, कम है, और लेंथ कौन सी बड़ी है, बी है, तो ये रिजल्टेंट जो आर वेक्टर यहाँ पे होगा, ये आर वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर इधर की तरफ बी के तरफ थोड़ा सा झुका हुआ रहेगा। इस पे हम एक नोट्स लिख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे चलते हैं, राइट। जो हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हैं और दोनों की लेंथ बराबर है तो उनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। इन रिजल्ट को हमें याद रखना है ताकि कैलकुलेशन क्या हो सके फास्ट। तो देखते हैं क्या होगा, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर A and वेक्टर B at an angle theta is equals to 60 degree, if mode of A is equals to mode of B, then what will be the resultant। क्या है, ये है, this is vector A and this is vector B। ये क्या है, थीटा बराबर 60 डिग्री, और दिया क्या है, A बराबर B। तो क्या होता है, R की वैल्यू फॉर्मूला जो होती है, जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है रिजल्टेंट कैलकुलेट करने का, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैं रिप्लेस करता हूँ b को a से, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab यानी a इंटू a, दैट इज 2a स्क्वायर cos थीटा, राइट। और cos थीटा की वैल्यू मैं क्या लिखता हूँ, इसको क्या जो ऐड कर देंगे 2a स्क्वायर प्लस 2a cos 60 डिग्री, क्या होता है 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो यहां से जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, √3a दैट इज r। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर दो वेक्टर्स क्या हो, लेंथ में इक्वल हो और एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हो, तो r की जो वैल्यू होती है वो r की वैल्यू किसके बराबर होती है, √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ either vectors। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 4, वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा जितने भी वेक्टर्स हो किसी पॉइंट पे एक्ट करते हो, if there are n number of vectors acting at a point of equal magnitude making equal angle with one another, then their resultant will be 0। देखो अगर हमारे पास कोई ये एक वेक्टर है, let's say this is f1, कोई एक वेक्टर ये है, this is f2, and again this is f3, इस तरह से कोई एक वेक्टर ये है ऐसे, this is f4, कोई एक वेक्टर ऐसे हो गया, दिस इज f5, इस तरह से वेक्टर है, ठीक है। हमें किसी एक पॉइंट पे ये सारे वेक्टर एक्ट कर रहे हो, अगर मोड ऑफ f1 इज इक्वल टू मोड ऑफ
किसके बराबर हो, एफ के बराबर हो, इक्वल लेंथ के हो, और सब एक दूसरे से क्या हो, इक्वल एंगल बना रहे हो। ठीक है, सबकी एंगल क्या हो, लेट्स सपोज थीटा इज इक्वल टू जो भी हो 6 है तो सब एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे हो, तो इनकी जो नेट होगी ना, एफ नेट, यानी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी को हमें लैंग्वेज में लिखना है। वो क्या है लैंग्वेज हमारा, इफ देयर आर n numbers of vector, if there are n numbers of vectors acting at a point acting at point of equal magnitude making equal angle with each other, then their resultant will be 0। अगर बहुत सारे वेक्टर किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो, सबकी क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, और सब एक दूसरे से इक्वल एंगल बना रहे हो, तो उन सारे वेक्टर की जो सम होती है ना, रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड, वो क्या होती है, 0 होती है। राइट, तो जो जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 वो क्या होता है, नल वेक्टर, और 0 वेक्टर उसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड होती है। कुछ इस तरह से सपोज करो कि हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है, एक वेक्टर कुछ ऐसे है, राइट, दूसरा वेक्टर कुछ ऐसे है, और तीसरा वेक्टर कुछ ऐसे है। तो बेसिकली ये इनिशियली ऐसे था, ठीक, ये वेक्टर क्या था, इस तरह से एक्ट कर रहा था, और ये वेक्टर क्या था, इस तरह से एक्ट कर रहा था। टोटल एंगल किसी पॉइंट पे कितना बनता है, 360। 3 वेक्टर है, 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 120 डिग्री। यानी इस वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना होगा, 120 डिग्री। इन दोनों के बीच कितना होगा, 120 डिग्री। अब अगर आप इनकी रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हो, सपोज करो कि इसका नाम मैं देता हूं F1, ठीक है वेक्टर, इसका नाम मैं देता हूं F2 वेक्टर, इसका नाम मैं देता हूं F3 वेक्टर, कुछ ऐसे। और यहाँ पे मैं लिखता हूं F1 वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू F2 वेक्टर की मॉड्यूलस इज इक्वल टू F3 वेक्टर की मॉड्यूलस बराबर F। राइट, इस तरह से 3 वेक्टर है, इक्वल एंगल पे है, हमें क्या करना है, इनकी रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं इन दोनों का कैलकुलेट करता हूँ। अब जब इनकी रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो ये आएगा एफ नेट, वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखो ये 120 डिग्री की एंगल है दो वेक्टर्स के बीच। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ का स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री, 90 प्लस 30, कितना वैल्यू होता है कॉस 120 डिग्री का, ऐसे कैलकुलेट करते थे वो, कॉस 120। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये यहाँ 90 के सामने 1 का मल्टीप्लीकेशन है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बट साइन 30 डिग्री हो जाएगा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, बट हमको क्वाड्रेंट की साइन देखनी है, तो इसी से देखना होता है। तो यहाँ पे एक अपने आप माइनस आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है कॉस नेगेटिव होता है, ये साइन 1/2, दैट इज -1/2। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूंगा -1/2, यहाँ से ये कट जाएगा, और ये एफ स्क्वायर से क्या बचेगा, एफ बचेगा। ठीक है, यहाँ पे तो ये एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ के बराबर। इधर क्या होगा, ये भी हमारा एफ के बराबर। अब ये वेक्टर क्या है, एफ, ये वेक्टर क्या है, एफ। इस तरह से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, दिस इज एफ एंड दिस इज एफ, कुछ ऐसे। तो ये एक दूसरे को ऐसे कैंसल आउट कर देंगे, राइट, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे और ज़्यादा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।